नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की और मिडिल ईस्ट के बहाने पूरी दुनिया की खबरों की अपडेट्स लेकर। आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे और सोशल मीडिया आपने देखा होगा तो सोशल मीडिया से आपको यह लगा होगा कि ईरान के ऊपर इजराइल ने कोई बड़ा हमला कर दिया। कई सारे चैनल लाइव चला रहे थे, कई सारे यूट्यूब चैनल भी लगातार इसकी खबरें दे रहे थे, ट्विटर इस तरह की खबरों से भरा हुआ था और भी जगहों पर इस तरह की खबरें लगातार चल रही थीं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, उम्मीद भी की जा रही थी, ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया था, इजराइल लगातार कह रहा था, तो उम्मीद भी की जा रही थी। तो यह खबर देख के आपको लगा होगा कि बिल्कुल सही और पक्की खबर है। मैंने भी सोशल मीडिया देखा, मैंने भी उन सारे चैनल्स को ब्राउज किया, देखा और उसके बाद हस्बे मामूल रोज की तरह अमेरिका और बर्तानिया के अखबार पढ़ने शुरू किए। वहां पर भी रिपोर्ट थी, लेकिन हर जगह या तो किसी यूएस ऑफिशियल का कंफर्मेशन था, मतलब अमेरिका के किसी अधिकारी ने उनको सूचना दी थी, या एफआर न्यूज की बात की जा रही थी कि एफआर न्यूज जो ईरान की वेबसाइट है वहां पर इसकी अपडेट है। तो चेक करने गया मैं, एफआर न्यूज की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। मुझे बताइए कि यहां उसकी कहां अपडेट है। यहां तक कि एफआर न्यूज का जो ट्विटर पेज है, कई बार ऐसा होता है वेबसाइट पे आप अपडेट नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी में खबर आती है, ट्विटर पर आप अपडेट कर देते हैं। एफआर न्यूज का ट्विटर पेज भी देख लीजिए, वहां भी कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद आप चलिए अल मायदीन पर। अल मायदीन लेबनान का अखबार है, ईरान समर्थक अखबार है, वहां पर भी यह खबर कहीं नहीं है। उसके बाद मिडिल ईस्ट मॉनिटर, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट मानी जाती है वहां पे खबरों के लिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। टर्की की वेबसाइट पे मुझे इसकी खबरें दिखाई दी, एंडलू जो टर्की की वेबसाइट है वहां पर इसकी खबरें दिखाई दी और दो खबरें दिखाई दी। पहली खबर यही बताती है, वही जो सारे के सारे ब्रिटिश और अमेरिकन अखबार कह रहे हैं कि एक अमेरिकन अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका के ऊपर हमला किया है। और दूसरी खबर बहुत मजेदार है, वो ये बताती है कि जिस जगह पर हमला हुआ है, अफशान की बात चल रही है, वहां के लोगों ने यह कहा है कि हमें तो किसी बम की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। और भी जब मिडिल ईस्ट के अखबार मैंने खंगाले, अल अरबिया खंगाला, अल अरबिया में भी यही खबर है कि यूएस के ऑफिशियल ने बताया, और वहां भी यह है कि वहां के जो लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है। ईरान ने सिरे से खारिज किया है कि उसके ऊपर कोई हमला हुआ है। जो वीडियो एक लगातार दिखाया जा रहा है उससे भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। यहां तक कि ईरान ने उसकी अपनी जो न्यूक्लियर, पहले यह कहा जा रहा था कि ईरान की जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वहां पर हमला किया गया है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की फोटो लगा दी और यह कहा कि देख लीजिए कहां हमला हुआ है, जैसा हमारा था वैसा ही है, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस, किसी तरह की कोई भागदौड़ वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। और भी बहुत सारी जगहों से मैंने जब खबरें खंगाली, अपने सोर्सेज से पता किया, तो पता यह चला कि दरअसल ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है, इजराइल ये झूठ फैला रहा है। यहां तक कि एनडीटीवी के जो उमाशंकर सिंह हैं, जो इंटरनेशनल मामलों के काफी विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो इजराइल गए भी थे इस वार को कवर करने के लिए। उन्होंने भी अपने ट्विटर पर साफ साफ लिखा कि कहीं कोई हमला नहीं हुआ है, जाइए अपना मतदान कीजिए, अपना वोट दीजिए, यह खबर ऐसे ही है। तो आपको लग रहा होगा कि जब हमला हुआ नहीं है तो इजराइल ने ऐसे दावे किए क्यों? असल में सारा खेल यही है, इजराइल ने ये दावे किए क्यों। और आज मैं अपने चैनल पर आपको वो बताऊंगा जो दुनिया की कोई न्यूज एजेंसी नहीं बताएगी, क्योंकि सब अपने अपने गोदी मीडिया है। मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर इजराइल ने यह नाटक किया क्यों। इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला कारण तो कोई भी समझ सकता है कि भाई लोकल लोग जो उसके हैं, जहां जुनून पैदा किया गया है, जहां बताया गया है कि हमसे शक्तिशाली, हमसे ज्यादा मजबूत और कोई है ही नहीं, उनको यह बताना है कि ईरान ने जब हमला किया तो उसके बदले में हमने भी हमला किया। दूसरी उससे भी बड़ी खबर यह है कि कल रात को यह खबर आने लगी थी कि इजराइल जो दावे कर रहा है कि उसका कोई नुकसान ईरान के हमलों में नहीं हुआ था, वो झूठ है। बाकायदा फोटोग्राफ्स आई थी कि उसके हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा है, जो मिलिट्री हवाई अड्डा था। इसके अलावा जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके आसपास भी बम गिरे हैं, साथ में कई सारे इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं ईरान के हमले में। अब पूरा यूरोप, पूरा इजराइल लगातार यह बताने के चक्कर में था कि 99% हमले जो हैं वो विफल कर दिए गए। अब अगर 99% हमले
बेकार कर दिए गए, आसमान में ही खत्म कर दिया गया। तो यह बताइए कि आखिर यह हवाई पट्टी को नुकसान कैसे पहुंचा, आखिर उसके सैनिक कैसे मारे गए, आखिर उसके एटॉमिक रिएक्टर्स के आसपास नुकसान कैसे दिखाई दे रहा है इन फोटोग्राफ्स में। यानी यह खबर अब फैलने वाली थी कि ईरान के हमले में इजराइल को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। इस खबर को दबाने के लिए एक नई खबर चला दी गई कि हमने वहां पर हमला किया है। तीसरा कारण उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कारण में दो कारण है। पहला कारण, कल वोटिंग थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन को कंप्लीट स्टेटहुड देने का मामला था। मामला यानी यह था, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का फलस्तीन को वैसा ही मेंबर बनाया जाए जैसा दूसरा कोई भी आजाद मुल्क होता है। यानी दुनिया को मानना पड़ता कि फलस्तीन वैसे ही आजाद मुल्क है जैसे कि इजराइल आजाद मुल्क है। यह प्रपोजल आया। पहले तो कोशिश की अमेरिका ने कि 9 वोट जो मिनिमम जरूरी होते हैं वो वोट ही ना मिल पाए, लेकिन वो नहीं कर पाया। आखिरी में जब वोटिंग हुई तो क्या हुआ, दुनिया के 12 मुल्क जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जिसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, इनवाइटेड मेंबर होते हैं, यूएई वगैरह जो हैं वो इनवाइटेड मेंबर्स हैं, बाकी अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, बर्तानिया हो गया, ये सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स हैं। हुआ ये कि 12 मुल्कों ने फलस्तीन के पक्ष में वोट दिया, यानी बहुमत से भी ज्यादा 15 में से 12 मुल्कों ने फलस्तीन के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क होना चाहिए। 2 मुल्क उठ के बाहर निकल गए, उन्होंने कहा हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया। और अकेला अमेरिका था जिसने इसका विरोध किया और वीटो लगा दिया। यानी अमेरिका लगातार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल की मदद कर रहा है। आप जानते हैं जब सीज फायर के प्रस्ताव शुरू में आए तो भी अमेरिका ने वो सीज फायर के प्रस्ताव पास नहीं होने दिए। उसके बाद जब फाइनली सीज फायर का प्रस्ताव आया तो वो उठ के बाहर चला गया। उस बार उसने वीटो नहीं किया लेकिन उठ के बाहर चला गया। परिणाम ये कि इजराइल को पता था अमेरिका हमारे साथ है, तो किसी तरह का कोई सीज फायर उसने लागू नहीं किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल को उसने बर्बाद होने दिया। और अब इस बार वो अमेरिका जो कल तक ये कह रहा था कि फलस्तीन के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ही है कि एक आजाद मुल्क होगा फलस्तीन और एक आजाद मुल्क होगा इजराइल। जिस 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कल तक अमेरिका कर रहा था, आज जब उसको अमली जामा पहनाने की बात हुई, आज जब वो वास्तव में पेश हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो अमेरिका ने वीटो लगा के उसको रोक दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पैलेस्टाइन नाम का, फलस्तीन नाम का कोई राज्य वहां पर हो। वो नहीं चाहता कि फलस्तीन आजाद हो, अकेला अमेरिका नहीं चाहता। बाकी 12 मुल्कों ने डंके की चोट पर वहां कहा कि फलस्तीन को एक आजाद मुल्क होना चाहिए। अमेरिका शर्मिंदा था कि जब यह खबर दुनिया भर में फैलेगी, अमेरिका में फैलेगी इलेक्शन के वक्त में, तो हमारी जो मुखालिफत है, हमारा जो विरोध है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस खबर को दबाने के लिए खबर दबती तो नहीं है लेकिन हेडलाइन बदल जाती है। एक बड़ी खबर के आगे जब हिंसा की खबर आ जाती है, हमले की खबर आ जाती है, बम की, बंदूक की, मिसाइल की खबर आ जाती है, तो जाहिर तौर पे पूरा गोदी मीडिया उसको फ्लैश करके चलाने लगता है और ये जो वास्तव में बड़ी खबर थी, जो असली खबर थी, उसको दबा दिया जाता है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि आज के अखबारों में, आप जानते हैं ना, हमारे देश में भी हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत चलता है कि कल के अखबार में, कल के टीवी मीडिया में कौन सी खबर जो है वो टॉप पे चलेगी और कैसे इंपॉर्टेंट खबरों को दबा दिया जाएगा। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि आज के दिन सारे दुनिया के अखबारों के जो हेडलाइन बने वो ये बने कि अमेरिका ने अपनी शैतानी दोहराई है और फलस्तीन की आजादी का जो रास्ता था उस पर रोड़े अटकाए हैं। ये कहानी सारी दुनिया के अखबारों में पहली कहानी ना बने, नीचे दब जाए, इसलिए यह कहानी बनाई गई कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। और यही वजह है कि सारे जितने अखबार हैं अमेरिका और बर्तानिया के, सब यही कह रहे हैं कि अमेरिकन सोर्सेज ने हमको बताया है, अमेरिका के किसी अधिकारी ने, अमेरिका के किसी अफसर ने उनको बताया है। कोई काम नहीं है अमेरिका के अफसर के पास, वो सबको सुबह उठ के फोन कर रहा था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। किसी के पास ना कोई विजुअल्स हैं,
न किसी के पास कोई डिटेल है। ईरान कोई ऐसा देश तो है नहीं जहां दूसरे मुल्कों के पत्रकार नहीं रहते। वहां तो सारे देशों के अपने अपने कंसुलेट्स हैं, दूतावास हैं, उनके अखबार हैं, उनके जासूस हैं, सब हैं। हिंदुस्तान में अगर कुछ होता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने पत्रकार यहां पर हैं जो उसको कवर करके भेज देते हैं। हिंदुस्तान के किसी अफसर से ही पूछ के खबर नहीं बनाई जाती। तो अगर ईरान में कुछ हुआ है, अगर ईरान में बम गिरे हैं, अगर ईरान में नुकसान हुआ है, तो उनके अपने जो संवाददाता वहां पर हैं, जो फील्ड में जा सकते हैं, फोटो खींच के दे सकते हैं, उनकी न्यूज नहीं है किसी के पास। न्यूज किसकी है कि अमेरिका के एक ऑफिशियल ने कहा, इजराइल ने दावा किया। इजराइल कल को दावा कर दे कि सारी दुनिया में तबाही आ गई है, तो आप लिख देंगे तबाही आ गई है। अरे इजराइल ने दावा किया हमला हुआ है, तो आपके पास कुछ तो सबूत होना चाहिए। जब ईरान ने हमला किया था तो सारे जितने मिसाइल्स थी, बाकी सारी चीजें थी, सबके फोटोग्राफ्स और सारी चीजें सारी दुनिया में फैली हुई थी। सैकड़ों वीडियोस आपने देखा होगा। और इजराइल कोई ईरान के बगल में नहीं है कि छत पे चढ़ के बम फेंक दिया। जब इजराइल से बम चला होगा, इजराइल से मिसाइलें चली होंगी, तो बीच में कई मुल्क आए होंगे। वो जॉर्डन भी आया होगा जो इजराइल के साथ खड़ा है। जॉर्डन के आसमान की ही कोई वीडियो आ जाती कि जॉर्डन के आसमान में जो मिसाइल है वो तैर रही है। सऊदी अरबिया से कोई वीडियो आ जाती, इजराइल के यहां से अपनी कोई वीडियो आ जाती कि इजराइल ने फेंका है और वो आसमान में तैर रहा है और वो देखिए ईरान की तरफ जा रहा है। कहीं से कोई वीडियो नहीं है, कहीं से कोई खबर नहीं है, किसी संवाददाता की कोई खबर नहीं है। यह खबर उड़ा दी गई, जैसे हमारे यहां खबरें उड़ा दी जाती हैं। और गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया का साहब यहां भी अगर उसे अपने जूते दिखाकर कहेगा कि ये जूते आज की मेन खबर है, तो पहले पन्ने पे वो जूतों की तस्वीर छाप देंगे। और अमेरिका और बर्तानिया का गोदी मीडिया भी ऐसा ही है कि अमेरिका या ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, जो साहेब हैं और जो पैसे वाले हैं, वो जो कहेंगे उन्हीं के हिसाब से न्यूज छाप दी जाएगी। अब जो तीसरा कारण मैंने बताया, उसके अंदर एक और खबर है, एक और बड़ी बात थी जिसको छुपाना था। कल के अखबार जब मैं पलट रहा था तो मुझे खबर मिली, और आज भी यह खबर कहीं कहीं दिखाई दे रही है कि इजराइल रफा के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, ये खबर तो आप लोगों को भी पता शायद चल गई होगी, जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं सोशल मीडिया और अखबारों में। लेकिन इसके अंदर की खबर यह है कि अमेरिका के साथ इजराइल का एक समझौता हुआ। अमेरिका ने कहा भैया तुम ईरान पे हमला ना करो, उसके बदले रफा पे हमला कर लो। आप समझ रहे हैं? ईरान पे अगर इजराइल वाकई में हमला करता है तो ईरान ने बहुत क्लियर कहा हुआ है, बहुत साफ कहा हुआ है कि ना केवल हम पलट के हमला करेंगे, बल्कि जो एटॉमिक पावर हमारे पास है उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी दोबारा से तय करेंगे। अभी तक हमारा एटॉमिक पावर केवल डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए काम आता था, लेकिन अगर इजराइल हमला करेगा तो हम एटॉमिक हमला भी इजराइल के ऊपर कर सकते हैं। यानी ईरान से लड़ना खतरनाक है। पहली बात तो इजराइल के लिए, दूसरा यूएस के लिए, क्योंकि यह भी कहा था ईरान ने कि अगर इजराइल हमला करता है तो हम यूएस के ठिकानों पर भी बमबारी करेंगे। और आप जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में आसपास हर जगह ठिकाने हैं अमेरिका के, इराक के अंदर हैं, सीरिया के अंदर हैं, तमाम कंट्रीज के आसपास अमेरिकी ठिकाने हैं। तो अगर यह जंग ईरान से होती, अगर इजराइल वाकई में हमला कर देता, तो ईरान इन सारे ठिकानों पर बमबारी करता। और अकेला ईरान नहीं करता, कल हिजबुल्लाह ने जिस तरह का नुकसान पहुंचाया है इजराइल को, वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर जंग तेज होगी, जब एक हिजबुल्लाह इतने बड़े नुकसान पहुंचा रहा है जिसमें 16 लोग घायल होना बताया गया है, असल में उसमें से कम 12 से 13 लोग मारे गए हैं, मिलिट्री ठिकाने खत्म हुए हैं नॉर्दर्न इजराइल में। जब एक हिजबुल्लाह इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, इधर इराकी मिलिशिया, उधर हमास, ये सारे मिलकर जब जंग करेंगे तो कितना नुकसान पहुंचेगा कोई भी समझ सकता है। तो उससे कहा गया कि ठीक है तुम रफा में हमला कर लो। फलस्तीनी बात तो सब करते हैं फलस्तीनियों की, लेकिन सारी कीमत फलस्तीनियों को ही चुकानी पड़ती है। तो कहा गया उससे कि रफा के ऊपर तुम हमला कर लो, लेकिन ईरान के ऊपर हमला ना करो। समझ रहे हैं आप कितनी सारी खबरों को मैनेज किया गया। दुनिया में नंबर 1 पे यह खबर ना चले कि अमेरिका ने फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनने से रोक दिया, उसकी राह का रोड़ा बन गया। दुनिया को यह पता ना चले कि अमेरिका ने रफा के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाओ अपनी जो लहू की प्यास है वो रफा के मासूम नागरिकों से मिटा लो। एक तरफ तुम रफा में बम गिराओ, दूसरी तरफ हम समंदर के अंदर
खाने का सामान गिराएंगे, लोग कई किलोमीटर समंदर में तैरेंगे तब जाकर गीला हुआ खाने का सामान पाएंगे। हम उनको बस जिंदा रखने भर का सामान किसी तरह से देते रहेंगे और तुमको पूरी आजादी दे देंगे कि तुम अपने बम गिराओ रफा के अंदर, जहां 20 लाख के आसपास लोग हैं, और उनको मार डालो या चाहे जो करो। इजराइल को खुली छूट लहू बहाने की, इजराइल को खुली छूट बम गिराने की अमेरिका ने दी हुई है। और सिर्फ छूट नहीं दी हुई है, उसके पीछे से उसे बम भी मुहैया कराए जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराए जाते हैं। यह सारा कुछ किया जाता है और बाकी मुल्क आंख मूंद कर चुपचाप देखते रहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भाषण दे देंगे, अपने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे देंगे, कुछ और कर देंगे, लेकिन फाइनली फलस्तीन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की भी, अमेरिका की भी, सबकी कीमत फलस्तीन को चुकानी पड़ेगी। रफा के अंदर अगर बमबारी होती है तो कितने लोग मारे जाएंगे, यह कह पाना भी मुश्किल है। तो यह है आज की अपडेट्स। यह है वो साजिश जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स में आपको सुनाई नहीं देगी। यह है वो साजिश जिसके बारे में ट्विटर पर बात नहीं होगी। यह है वो साजिश जो जानते सब हैं लेकिन बोलने से बचते हैं। आपकी ताकत है मेरे पास, आप सुनते हैं मुझे, आपसे हिम्मत मिलती है, इसलिए मैं जो सच है वो कहने की लगातार कोशिश करता हूं। ये हिम्मत बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए ताकि सच दूर तक जाए, हमारी ताकत बनिए। 3 रुपए रोज से भी कम में आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को दूर तक पहुंचाना, ये तो आपका फर्ज भी है अगर आप ये मानते हैं कि ये बंदा लगातार इस इशू पर सच बोल रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।